हार्ड रिबैक इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर कलीम एम.ए। दर्द की एक तेज लहर इमरान के जिस्म में दौड़ती चली गई और उसके साथ ही उसके जहन पर छाई हुई तारीकी रोशनी में तब्दील हो गई। और फिर जैसे ही उसकी आंखें खुली तो उसने बेख्तियार अपने जिस्म को समेटने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो एक बड़े से हॉलनुमा कमरे में मौजूद था। उसके दोनों बाजू ऊपर करके दीवार के साथ लोहे के कुंडों में जकड़ दिए गए थे। अलबत्ता उसके पैर और पिंडियां आजाद थी, जबकि खास बात ये थी कि गर्दन से लेकर पैरों तक दीवार में लोहे के मजबूत रॉड्स इस अंदाज में लगाए गए थे कि रॉड्स उसके जिस्म के गिर्द घूमकर दूसरी तरफ दीवार में नसब नजर आ रहे थे। ये बिल्कुल वैसे ही रॉड्स थे जैसे रॉड्स वाली कुर्सियों में होते हैं, लेकिन ये रॉड्स दीवार में बाकायदा नस्ब किए गए थे। इस तरह सिर्फ उसका सर उन रॉड से बाहर था, जबकि बाकी पूरा जिस्म सिवाय ऊपर को उठे हुए बाजुओं के रॉड्स में जकड़ा हुआ था। इमरान ने तेजी से गर्दन घुमाई तो उसके मुंह से बेख्तियार एक तवील सांस निकल गई। उसके सारे साथी भी उसी तरह दीवार में जकड़े हुए खड़े थे और वो सब होश में आने के प्रोसेस से गुजर रहे थे। इसका मतलब है कि शागिल और रेखा दोनों का इकट्ठा होना हमारी जिंदगी के लिए फायदेमंद साबित हुआ है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि वो जानता था कि अगर उनमें से एक होता तो फिर उन्हें ना इस तरह बेहोश किया जाता और ना ही होश में लाया जाता। वो यकीनन वही सहरा में ही उन्हें गोलियां मारकर खत्म कर देते, लेकिन चूंकि उन्हें मालूम था कि अगर उनमें से किसी एक ने ऐसा किया तो दूसरा उसकी शिकायत कर देगा और फिर वो कानून की गिरफ्त में आ जाएगा, इसलिए दोनों ही सरकस से बाज रहे थे। उसी लम्हे उसके साथ खड़े तनवीर की आवाज सुनाई दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके सारे साथी भी होश में आ गए। अब्दुल जब्बार भी उनके साथ ही था। ये सब क्या है? सबने ही होश में आते ही एक जैसा सवाल किया। हमें कानूनी तौर पर हलाक करने की तैयारी की जा रही है, इमरान ने कहा। तुमने पूरी सीक्रेट सर्विस की तौहीन करा दी है। नॉनसेंस। इस तरह मारे जाने से बेहतर था हम वहां लड़ते हुए मारे जाते, यगलक तनवीर ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। मौत जिंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है और सिर्फ उसे ही मालूम है कि किसने किस वक्त मरना है, लेकिन उसने खुदकुशी करने से भी मना कर दिया है। इसलिए जिंदगी बचाने का हला करना भी हम पर फर्ज है। वहाँ जो सूरत हाल थी, हम किसी सूरत भी कुत्तों से नहीं बच सकते थे, और फिर मुसल्लह फौजी और ऊपर गनशिप हेलीकॉप्टर। तुम खुद बताओ कि क्या नतीजा निकलता, इमरान ने इस बार इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, तनवीर ने इस बार धीमे लहजे में कहा। इमरान साहब, मुझे तो यकीन था कि ये लोग वहीं सहरा में ही हम पर फायर खोल देंगे, लेकिन ऐसा वहां नहीं हुआ और फिर यहाँ भी उन्होंने बकायदा हमें होश दिलाया है। इसकी क्या वजह है? वरना रेखा और शागिल दोनों ही हमारे खून के प्यासे हैं, सफदर ने कहा। अगर वहाँ अकेला शागिल होता या अकेली रेखा होती तो फिर यकीनन ऐसा ही होता जैसा तुमने सोचा है, और फिर हम सरेंडर भी ना करते, लेकिन दोनों की मौजूदगी की वजह से वो दोनों ही गैर कानूनी काम से बाज रहे और अब हमें होश में इसलिए लाया जा रहा है कि हमें कानूनी तौर पर हलाक किया जाए या हमारा कोर्ट मार्शल होगा और फिर हम पर फायर खोल दिया जाएगा और इस तरह ये कानूनी मौत कहलाएगी, इमरान ने जवाब दिया। अब यहाँ से निकलने की क्या सूरत होगी? उसी लम्हे जूलिया की आवाज सुनाई दी। मैंने चेक किया है, कड़ों के बटन प्रेस ही नहीं होते, शायद उनके सिरे ठोक कर फैला दिए गए हैं, सालेहा ने कहा। जूलिया और सालेहा, तुम दोनों कड़ों से हाथ निकालने की कोशिश करो, मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कर लेने में कामयाब रहोगी, इमरान ने कहा। लेकिन ये रॉड्स भी तो इतने मजबूत हैं कि इन्हें तोड़ा भी नहीं जा सकता, और फिर पैरों तक है, इसलिए नीचे बैठा भी नहीं जा सकता, जूलिया ने कहा। उनकी फिक्र मत करो, ये तो उनकी हिमाकत का शाहकार है। तुम अपने हाथ कड़ों से निकालकर दोनों हाथ ऊपर वाले रॉड्स पर रखकर जिस्म को ऊपर उठाओ और जिस तरह उल्टी कलाबाजी खाई जाती है इस तरह ऊपर उठते चले जाओ। यकीनन चंद लम्हों बाद तुम कलाबाजी खाकर सामने फर्श पर खड़ी नजर आने लगोगी, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन उससे पहले कि जूलिया या सालिया कुछ करती, अचानक हॉल कमरे का दरवाजा खुला और 3 फौजी, जिनमें से एक जनरल और 2 कर्नल थे, अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे 4 फौजी थे, जिनमें से 3 फौजियों ने प्लास्टिक की कुर्सियां उठाई हुई थी। उन्होंने तीनों कुर्सियां इमरान और उसके साथियों के सामने रखी और फिर साइड पर हटकर खड़े हो गए, जबकि चौथा फौजी पहले एक साइड पर खड़ा था। चारों ने मशीन गनें कांधों से उतारकर हाथों में पकड़ ली थी, जबकि तीनों फौजी उन कुर्सियों पर अकड़े हुए अंदाज में बैठ गए थे। एक कर्नल के हाथ में फाइल थी और इमरान समझ गया कि कोर्ट मार्शल की रस्मी कार्रवाई शुरू होने वाली है। मेरा नाम जनरल खन्ना है और मैं इस कोर्ट का सरबराह हूँ, जबकि मेरे साथ कर्नल विनोद और कर्नल गुप्ता हैं और ये इस कोर्ट के मेंबरान हैं और हुकूमत काफिरिस्तान के खुसूसी अहकाम पर तुम्हारे खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की जा रही है। अगर अदालत ने तुम्हें मुजरिम करार दिया और सजा दी तो ये चारों मुसल्लह फौजी फायरिंग स्क्वाड के अरकान होने की बिना पर इस सजा पर अमल दरामद करेंगे। जनरल खन्ना ने बड़े सपाट और सरल लहजे में अपना और अपने साथियों का तारुफ कराते हुए कहा। जनरल खन्ना, इस कार्रवाई को क्या सदर और प्राइम मिनिस्टर, काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ शाकिर और पावर एजेंसी की चीफ मादाम रेखा भी मॉनिटर करेगी या नहीं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सब फौजी कार्रवाई है,
इसलिए उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कर्नल विनोद, मुलजिमों को उनके जुर्म के बारे में बताओ, जनरल खन्ना ने कहा, और उसके साथ ही कर्नल विनोद ने फाइल खोली और इस तरह पढ़ना शुरू कर दिया जैसे बच्चे उस्ताद को सबक सुनाते हैं। सबसे बड़ा जुर्म सैकर सहरा में काफिरिस्तान की लेबोरेटरी की तबाही का ही था। क्या तुम अपने जुर्म का इकरार करते हो? जनरल खन्ना ने कहा, हाँ, मैंने और मेरे साथियों ने वाकई ये लेबोरेटरी तबाह की है और पाकिस्तानी गद्दार साइंसदान डॉक्टर को भी हलाक किया है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, चूंकि तुमने जुर्म का इकरार किया है इसलिए मजीद कार्रवाई की जरूरत बाकी नहीं रही। तुम्हें इस जुर्म में मौत की सजा दी जाती है और फायरिंग स्क्वाड को हुक्म दिया जाता है कि वो फौरन तौर पर अदालत की दी हुई सजा पर अमल दरामद करे। जनरल खन्ना ने सपाट लहजे में कहा और उसके साथ ही वो उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही दोनों कर्नल भी उठ खड़े हुए। क्या तुम अपना फैसला तहरीर नहीं करोगे ताकि तुम बैनुल अक़वामी तौर पर साबित कर सको कि तुमने वाकई अदालती कार्रवाई की है? वैसे मैं रज़ाकाराना तौर पर ऑफर करता हूँ कि अगर तुम फैसला तहरीर करो तो मैं और मेरे साथी उसकी बाकायदा तस्दीक करते हुए और अपने जुर्म का इकरार करते हुए अपने दस्तखत कर देंगे। इमरान ने कहा तो जनरल खन्ना चौंक पड़ा। लेकिन तुम क्यों ऐसा करना चाहते हो? जनरल खन्ना ने हैरत भरे लहजे में कहा, इसलिए कि मैं भी यही चाहता हूँ कि दुनिया को मालूम हो सके कि हमें बाकायदा अदालत की सजा के सिलसिले में मौत के घाट उतारा गया है। हम काफिरिस्तान के किसी एजेंट की गोली से नहीं मरे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये पाकिस्तान की शिकस्त समझी जाती, जबकि अदालतें तो सजा देती ही रहती है। इसमें शिकस्त का कोई मसला नहीं होगा। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जा सकती है। सुनो, तुम लोग यहाँ चौकन्ना रहोगे, हम साथ वाले कमरे में बैठकर फैसला तहरीर करते हैं, उसके बाद सजा पर अमल दरामद होगा। लेकिन अगर इस दौरान ये कोई गलत हरकत करने की कोशिश करे तो फिर तुम्हें इजाजत होगी कि तुम अदालत की दी हुई सजा पर अमल दरामद कर गुजरो। जनरल खन्ना ने मुसल्लह फौजियों से कहा, यस सर। चारों फौजियों ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा और फिर जनरल खन्ना और दोनों कर्नल तेज तेज कदम उठाते दरवाजे की तरफ बढ़ गए। इमरान के साथियों के चेहरे सुते हुए थे। उन्हें समझना आ रही थी कि वो कैसे सिचुएशन से निकलेंगे, क्योंकि दीवार में नस्ब रॉड्स गर्दन से लेकर पैरों तक थे। इसलिए अगर वो हाथ कड़ों से निकाल भी लेते तब भी उनका उन रॉड से निकलना बेहद मुश्किल था। और अब तो इस बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था, क्योंकि सामने 4 मुसल्लह फौजी खड़े थे और वो पलक झपकने में उन पर फायर खोल सकते थे। लेकिन इमरान बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में खड़ा था। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे अपनी मौत की जर्रा बराबर भी फिक्र ना हो। इमरान साहब, आपने क्या सोचा है? अचानक सफदर ने फ्रांसीसी जुबान में बात करते हुए कहा। सब काम मैंने ही सोचने हैं, कुछ तुम भी सोच लिया करो। इमरान ने भी फ्रांसीसी जुबान में मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम्हारी वजह से सीक्रेट सर्विस हलाक हो रही है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तनवीर ने यकलक इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा, लेकिन जुबान बहरहाल उसने भी फ्रांसीसी ही इस्तेमाल की थी। घबराओ नहीं, अल्लाह ताला को अगर हमारी जिंदगी मंजूर है तो हमें कुछ नहीं होगा। वैसे आसार बता रहे हैं कि अल्लाह ताला को हमारी जिंदगी ही मंजूर है, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन किस तरह, क्या सोचा है तुमने? जूलिया ने कहा। कुछ ना कुछ तो बहरहाल सोचना ही पड़ेगा। फिलहाल मैंने यही सोचा है कि कुछ वक्त मिल जाए, वरना अब तक ये लोग फायरिंग मुकम्मल भी कर चुके होते, इमरान ने कहा। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, दरवाजा खुला और जनरल खन्ना और दोनों कर्नल अंदर दाखिल हुए। फैसला तहरीर कर दिया गया है और उस पर हमने दस्तखत कर दिए हैं। जनरल खन्ना ने हाथ में पकड़ा हुआ एक कागज इमरान और उसके साथियों को दिखाते हुए कहा, ठीक है, लाओ, इस पर मैं भी इकरार जुर्म करके दस्तखत कर दूं, इमरान ने कहा। लेकिन तुम्हारे हाथ तो जकड़े हुए हैं, जनरल खन्ना ने इस तरह चौंक कर कहा जैसे उसे पहली बार इस बात का ख्याल आया हो। क्या फर्क पड़ता है, मेरे एक हाथ खोल दो, दूसरा हाथ बंधा रहे, और वैसे भी गर्दन से लेकर पैरों तक रॉड्स मौजूद हैं, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की साख को पूरी दुनिया तस्लीम करे, इमरान ने बड़े लापरवाह से लहजे में कहा। इसका हाथ खोलो कर्नल विनोद और दस्तखत कराओ, जनरल खन्ना ने कहा। जनाब, हमें खुसूसी तौर पर हुक्म दिया गया है कि उन्हें आजाद नहीं करना और कार्रवाई जल्द अज जल्द मुकम्मल करनी है, कर्नल विनोद ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। मुझे मालूम है कर्नल विनोद, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, चंद मिनट गुजर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इनका इकरार जुर्म तहरीर हो जाए तो इस कार्रवाई की क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया में तस्लीम कर ली जाएगी। वैसे भी एक हाथ के आजाद हो जाने से ये क्या कर लेंगे, जनरल खन्ना ने गुस्सीले लहजे में कहा। यस सर, कर्नल विनोद ने कहा और उसके साथ ही वो तेजी से आगे बढ़ा और इमरान की साइड पर आकर उसने हाथ उठाए और दोनों हाथ कड़ों पर रखकर उसने उन्हें मखसूस अंदाज में हरकत दी तो कटाक की आवाज के साथ ही कड़ा खुल गया और इमरान का दाया बाजू आजाद हो गया। लो ये कागज, इस पर दस्तखत कराओ, जनरल खन्ना ने कहा। यस सर, कर्नल विनोद ने कहा और वापस मुड़ गया। उसने जनरल खन्ना के हाथ से कागज लिया और फिर जेब से पेन निकालकर वो वापस इमरान के पास आ गया।
ये लो पेन और कागज पर इकरार जुर्म लिखकर दस्तखत कर दो। कर्नल विनोद ने पेन और कागज इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जनाब, इस हालत में तहरीर कैसे कागज पर लिखी जा सकती है? आप इस कागज के नीचे कोई गत्ता वगैरह रख दे और उसे पकड़ ले, मैं लिखकर दस्तखत कर दूंगा। इमरान ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा, ये ठीक कह रहा है, जाओ और गत्ता ले आओ। जनरल खन्ना ने कहा तो कर्नल विनोद सर हिलाता हुआ मुड़ा और कागज उसने दूसरे कर्नल के हाथ में दिया और तेज तेज कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तुम बेहद मुतमईन खड़े हो, क्या तुम्हें मौत से खौफ नहीं आ रहा? अचानक जनरल खन्ना ने कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। हम मुसलमान हैं जनरल खन्ना साहब, इसलिए हमारा ईमान है कि जिंदगी और मौत का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, किसी इंसान के पास नहीं है। इसलिए अगर अल्लाह ताला का हुक्म है तो फिर हमें मौत से कोई नहीं बचा सकता, और अगर नहीं है तो हमें कोई मार नहीं सकता। वैसे मैंने अक्सर देखा है कि जब भी हमारी मौत का दुनियावी तौर पर वक्त करीब आता है तो हमारी बजाय मौत किसी दूसरे का गला नाप लेती है, और मुझे अल्लाह ताला की रहमत पर पूरा भरोसा है कि अब यह ऐसा ही होगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती दरवाजा खुला और कर्नल विनोद अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में सॉफ्ट बोर्ड का बना हुआ एक क्लिप लगा हुआ राइटिंग बोर्ड मौजूद था। उसने दूसरे कर्नल के हाथ से कागज लिया और उसे उस गत्ते में क्लिप से लगाया, और फिर वो इमरान की तरफ आ गया। उसने एक हाथ से गत्ते को पकड़ा, जबकि दूसरे हाथ में मौजूद कलम उसने इमरान के हाथ में पकड़ा दिया। इमरान ने कलम हाथ में लेकर कागज पर तहरीर को पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक उसके हाथ से कलम निकला और नीचे गिर गया। ओ सॉरी, क्या हुआ है? इमरान ने कहा, जबकि कर्नल विनोद तेजी से नीचे झुका ताकि फर्श पर गिरने वाला कलम उठा सके कि अचानक इमरान का हाथ बिजली की सी तेजी से घुमा और उसके हाथ में मौजूद गत्था हवा में उड़ता हुआ जनरल खन्ना की गर्दन से इस तरह जा टकराया जैसे तलवार की जर्ब गर्दन पर लगती है। और जब तक कर्नल विनोद सीधा हुआ, जनरल खन्ना चीखता हुआ उछलकर नीचे गिरा ही था कि उसी लम्हे इमरान का हाथ बिजली की सी तेजी से नीचे हुआ और कर्नल विनोद, जो जनरल खन्ना को मुड़कर देखने लगा था कि साइड होल्स्टर में मौजूद मशीन पिस्टल इमरान के हाथ में पहुंच चुका था, और फिर इससे पहले कि वहां मौजूद मुसल्लह अफराद सिचुएशन को समझते, रिट की तेज आवाजों के साथ ही वो चीखते हुए नीचे गिरे। कर्नल विनोद तेजी से मुड़ा, लेकिन दूसरे लम्हे वो भी सीने में गोलियां खाकर उछलकर पुष्ट के बल नीचे जा गिरा था। इमरान मुसलसल फायरिंग किए चला जा रहा था, और चंद लम्हों बाद जब उसने ट्रिगर से उंगली हटाई तो कमरे में चारों मुसल्लह फौजियों के साथ साथ जनरल खन्ना, कर्नल विनोद और कर्नल गुप्ता की लाशें पड़ी हुई दिखाई दे रही थी। उसके साथ ही इमरान ने हाथ में पकड़े हुए मशीन पिस्टल की नाल दूसरे हाथ पर मौजूद कड़े की साइड पर रखी और ट्रिगर दबा दिया। कटाक की आवाज के साथ ही कड़ा उस जगह से टूट गया जहां से वो दीवार में पेवस्त था। इमरान ने मशीन पिस्टल को मुंह में दबाया और दोनों हाथ सबसे ऊपर वाले रॉड पर रख दिए, और फिर पलक झपकने में उसका जिस्म ऊपर की तरफ उठता चला गया, और चंद लम्हों बाद इमरान का जिस्म वाकई उस कमान की तरह इकट्ठा होकर ऊपर को उठ रहा था, जिसके दोनों बाजुओं को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया गया हो। और उसके साथ ही इमरान उल्टी कलाबाजी खाकर सामने फर्श पर जा खड़ा हुआ। ये सब कुछ इस तेज रफ्तारी से हुआ था कि इमरान के साथ ही वाकई पलके झपकते रह गए थे। इमरान ने दौड़कर दरवाजे को अंदर से लॉक किया, और फिर उसने झुककर फर्श पर पड़ी हुई मशीन गन उठाई। मशीन पिस्टल वो जेब में डाल चुका था, और मशीन गन उठाए वो आगे बढ़ा, और उसने साथ खड़े हुए तनवीर के रॉड्स के उन सिरों पर फायर खोल दिया जो दीवार में नस्ब थे, और चंद लम्हों बाद रॉड्स एक साइड से टूट चुके थे। इमरान ने हाथ से उन्हें हटाया, और फिर मशीन गन नीचे रखकर उसने दोनों हाथ उठाए और तनवीर के एक कड़े पर दोनों हाथ रखकर उन्हें मखसूस अंदाज में घुमाया। उसके साथ ही कटाक की आवाज के साथ ही तनवीर का हाथ आजाद होता चला गया, तो इमरान ने आगे बढ़कर उसके दूसरे हाथ के कड़े के साथ भी यही अमल दोहराया, और तनवीर का दूसरा हाथ भी आजाद हो गया। तो वो टूटे हुए रॉड्स को हटाकर बाहर आ गया। जल्दी करो, अपने साथियों को आजाद कराओ, मैं बाहर चेक कर लूं, इमरान ने कहा, और मशीन गन उठाकर वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। एक बड़े से हॉलनुमा कमरे में शाकिर, मादम रेखा और काशी तीनों मौजूद थे। उन तीनों के सामने मेज पर एक मशीन मौजूद थी, जिसकी बड़ी सी स्क्रीन पर एक कमरे का मंजर नजर आ रहा था। उस कमरे में दरवाजे के साथ एक बावर्दी कैप्टन खड़ा था। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन उस कैप्टन के अलावा वहां कोई आदमी मौजूद न था। चंद लम्हों बाद दरवाजे की साइड पर मौजूद कैप्टन यकलक चौकन्ना हो गया, तो शाकिर, रेखा और काशी तीनों भी चौकन्ना होकर बैठ गए। कैप्टन की पोजीशन देखकर वो भी समझ गए थे कि जिन लोगों ने वहां आना था वो पहुंच गए हैं। शाकिल और मादाम रेखा इमरान और उसके साथियों को बेहोशी के आलम में सहकर सहरा की पट्टी से जीप में डालकर बैंगलोर एयरफोर्स बेस पर ले आए थे, और फिर इस बेस से शाकिल ने ट्रांसमीटर पर सदर साहब से राब्ता किया और उन्हें सहकर में मौजूद लेबोरेटरी की तबाही के साथ साथ इमरान और उसके साथियों की गिरफ्तारी
और इस वक्त बेहोशी के आलम में बैंगलोर एयरफोर्स बेस पर उनकी मौजूदगी के बारे में इत्तला दी। सदर साहब ने लेबोरेटरी की तबाही पर इंतहाई गुस्से का इजहार किया, लेकिन इमरान और उसके साथियों की गिरफ्तारी की वजह से उनका गुस्सा ज्यादा न बढ़ा और उन्होंने न सिर्फ शाकिल बल्कि मादाम रेखा को भी इमरान और उसके साथियों के खिलाफ की जाने वाली जद्दोजहद पर खिराज तहसीन अदा किया। वो शाकिल और मादाम रेखा दोनों ने सदर साहब से बार बार यही दरख्वास्त की कि उन लोगों को होश में लाने से पहले उनका खात्मा कर दिया जाए, लेकिन सदर साहब ने गैर कानूनी इकदाम से यकसर इनकार कर दिया। उन्होंने हुक्म दिया कि कानून के मुताबिक इसका बाकायदा कोर्ट मार्शल होगा और कोर्ट जो सजा उन्हें देगी उस पर अमल दरामद होगा और इस सारी कार्रवाई की बाकायदा फिल्म बनेगी ताकि पाकिस्तान और दीगर ममालिक को ये फिल्म दिखाकर उन पर साबित किया जा सके कि पाकिस्तानी एजेंटों को न सिर्फ रंगे हाथों पकड़ा गया था बल्कि उनके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई भी की गई और उन्हें सजा दी गई। अलबत्ता शाकिल और रेखा के खदशात की बिना पर उन्होंने ये हुक्म दे दिया कि शाकिल और रेखा जिस तरह चाहे इमरान और उसके साथियों को होश में लाने से पहले जकड़ दे ताकि होश में आने के बाद वो किसी सूरत भी फरार न हो सके। चुनांचे शाकिल और रेखा ने बाहम मशवरा करके इमरान और उसके साथियों को दीवार के साथ इस तरह जकड़ दिया था कि वो किसी सूरत दीवार में नस्ब रॉड्स को न हटा सके और न ही बाहर आ सके। कोर्ट मार्शल कार्रवाई के लिए GHQ में एक अलहदा इमारत मखसूस थी जिसका नाम डिफेंस हाउस था और इमरान और उसके साथी डिफेंस हाउस में मौजूद थे, लेकिन बावजूद इसरार के शाकिल और रेखा को डिफेंस हाउस में रहने की इजाजत नहीं दी गई थी क्योंकि उनकी वहां मौजूदगी कोर्ट मार्शल के बैनुल अक़वामी कानून के खिलाफ थी, क्योंकि इस तरह समझा जा सकता था कि उनकी वहां मौजूदगी की वजह से कोर्ट पर दबाव था और उसने गैर जानिबदाराना फैसला न किया था। अलबत्ता डिफेंस हाउस से कुछ फासले पर एक और छोटी सी इमारत में उन्हें न सिर्फ बिठा दिया गया था बल्कि डिफेंस हाउस से उनका राब्ता एक मशीन से कर दिया गया था ताकि वो अलहदा बैठकर कार्रवाई के बारे में इत्तला हासिल कर सके। अलबत्ता उनका राब्ता उस कमरे से नहीं था जिसमें इमरान और उसके साथी मौजूद थे, क्योंकि वहां एक खुफिया कैमरा नस्ब किया गया था ताकि बाद में उसकी बनाई हुई फिल्म को बतौर सबूत सामने लाया जा सके। उस कैमरे और मशीन का राब्ता उस कमरे से इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि इस तरह कैमरे की कारकर्दगी में फर्क आ सकता था। अलबत्ता उस कमरे से उनका राब्ता था जहां कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में हिस्सा लेने वाले जनरल और कर्नलों ने पहले और बाद में आकर बैठना था। हुकूमत की तरफ से इस अदालत के लिए जनरल खन्ना को चेयरमैन और कर्नल विनोद और कर्नल गुप्ता को मेंबरान नामजद किया गया था और उन्हें खुसूसी हिदायत दे दी गई थी कि वो इस कार्रवाई को बैनुल अक़वामी सतह पर गैर जानिबदाराना बनाने की पूरी कोशिश करे। और इस वक्त स्क्रीन पर नजर आने वाले कमरे में मौजूद कैप्टन की चौकन्ना हो जाने पर वो समझ गए थे कि जनरल खन्ना और उसके साथी उस कमरे में दाखिल होने वाले हैं। और फिर वही हुआ। चंद लम्हों बाद एक जनरल कमरे में दाखिल हुआ और उसके बाद 2 कर्नल थे। वहां मौजूद कैप्टन ने उन सबको फौजी सैल्यूट किया। तीनों वहां कुर्सियों पर बैठ गए तो शागिल ने एक तरफ रखे हुए फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से बटन प्रेस कर दिए। रेखा और काशी दोनों चौंक कर उसे देखने लगी, लेकिन वो खामोश रहे क्योंकि बहरहाल ये सारा सिलसिला उसका था और वही इंचार्ज था। उसी लम्हे जनरल और कर्नलों के सामने मेज पर मौजूद फोन की घंटी बज उठी तो जनरल खन्ना ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, जनरल खन्ना ने बड़े बावकार लहजे में कहा, चीफ ऑफ काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस शागिल बोल रहा हूँ। शागिल ने अपने मखसूस अंदाज लहजे में कहा, यस फरमाइए। जनरल खन्ना ने उसी तरह सपाट लहजे में कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप इन मुजरिमों को होश में लाए बगैर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई मुकम्मल करके उन्हें सजा सुनाते और फिर उस पर फौरी अमल दरामद कराते? शागिल ने कहा, नहीं जनाब, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आपको मालूम है कि सारी कार्रवाई की बकायदा फिल्म तैयार होगी, इसलिए ऐसा मुमकिन ही नहीं, और अगर ऐसा किया जाना मकसूद होता तो फिर इस सारी कार्रवाई का कोई मकसद न था। जनरल खन्ना ने जवाब दिया, ओह हाँ ठीक है, लेकिन आपने जल्द अज जल्द ये कार्रवाई मुकम्मल करनी है। शागिल ने कहा, ठीक है, हमें सदर साहब की तरफ से भी बाकायदा हिदायत मिल चुकी है। दूसरी तरफ से कहा गया तो शागिल ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। आप खामखा परेशान हो रहे हैं। जिस अंदाज में उन लोगों को जकड़ा गया है वो किसी सूरत भी रिहा नहीं हो सकते। और फिर वहाँ जनरल और 2 कर्नल्स के साथ फायरिंग स्क्वाड के मुसल्लह फौजी भी मुस्तकिल मौजूद रहेंगे, इसलिए उनके लिए सिचुएशन तब्दील करने का कोई खदशा नहीं है। रेखा ने कहा, इसके बावजूद मुझे खदशा है कि शैतान कुछ भी कर सकते हैं। शागिल ने कहा, नहीं, इस बार वो वाकई हलाक हो जाएंगे, ये बात तय समझें। रेखा ने इंतहाई एतमाद भरे लहजे में कहा तो शागिल होंठ बीचकर खामोश हो गया। कैप्टन इस दौरान कमरे से जा चुका था और अब वहां सिर्फ जनरल और 2 कर्नल्स मौजूद थे और वो तीनों खामोश बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद कैप्टन वापस आया और उसने उन्हें सैल्यूट करके कुछ कहा तो जनरल ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखा और सर हिलाया
तो कैप्टन बाहर चला गया, जबकि जनरल और दोनों कर्नल्स वैसे ही बैठे रहे। अलबत्ता जनरल खन्ना बार बार घड़ी देख रहा था। वो होश में आ चुके होंगे, काश हम उन्हें चेक कर सकते। शागिल से ना रहा गया तो वो एक बार फिर बोल पड़ा, लेकिन रेखा और काशी दोनों खामोश थीं। फिर तकरीबन 10 मिनट बाद जनरल खन्ना उठा तो दोनों कर्नल्स भी उठ खड़े हुए और आगे पीछे चलते हुए कमरे से बाहर चले गए। अब कमरा खाली था। कितनी देर में मुकम्मल हो जाएगी ये कार्रवाई, इस बार काशी ने कहा। मेरा ख्याल है कि ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लग जाएंगे, रेखा ने जवाब दिया तो काशी ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वाकई 10 मिनट बाद जनरल खन्ना और उसके पीछे दोनों कर्नल्स कमरे में दाखिल हुए तो शागिल ने बिजली की सी तेजी से रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस कर दिए। यस, जनरल खन्ना ने चौंक कर फोन की तरफ देखा और फिर रिसीवर उठा लिया। शागिल बोल रहा हूँ, क्या कार्रवाई मुकम्मल हो गई है? ये एजेंट खत्म हो गए हैं, शागिल ने इंतहाई बेचैन से लहजे में कहा। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई मुकम्मल कर दी गई है और अदालत ने उन्हें मौत की सजा भी सुना दी है, लेकिन उन्होंने ऑफर दी है कि हम इस कार्रवाई को तहरीर में ले आए और वो उस पर अपना इकरार जुर्म करके तस्दीकी दस्तखत कर देंगे। इस तरह बैनुल अक़वामी सतह पर इस कार्रवाई की क्रेडिबिलिटी यकीनन बढ़ जाएगी, इसलिए हम यहाँ उसे तहरीर करने आए हैं, जनरल खन्ना ने जवाब दिया। ओ वो सिर्फ वक्त लेना चाहते हैं, वो निकल जाएंगे, शागिल ने इंतहाई परेशान से लहजे में कहा। ऐसा कैसे मुमकिन है जनाब? पहली बात तो ये है कि वहाँ जकड़े हुए हैं, दूसरी बात ये कि वहाँ फायरिंग स्क्वाड के मुसल्लह अफराद मौजूद है। मैंने हुक्म देकर आया हूँ कि अगर वो कोई गलत हरकत करे तो फौरी तौर पर उन्हें उड़ा दिया जाए, जनरल खन्ना ने मुंह बनाते हुए कहा। ओ अच्छा, ठीक है, लेकिन जल्दी करे, इन शैतानों का खात्मा कर दे, शागिल ने कहा और रिसीवर रख दिया। वैसे आपकी बात दुरुस्त है, इस इमरान ने यकीनन वक्त हासिल करने के लिए ये बात की है, लेकिन इस बार वो यकीनन हलाक हो जाएंगे, आप तसल्ली रखें, रेखा ने कहा तो शागिल ने कुछ कहने की बजाय सिर्फ होंठ भींच लिए। जनरल खन्ना और कर्नल मेज पर रखे हुए गद्दे पर लगे एक कागज पर कार्रवाई तहरीर कर रहे थे। फिर उन्होंने तहरीर खत्म की, कागज क्लिप से निकाला और उसे उठाकर वो तीनों एक बार फिर उस कमरे से बाहर चले गए और शागिल ने बेख्तियार कुर्सी से उठकर कमरे में टहलना शुरू कर दिया, जबकि रेखा और काशी उसकी हालत देखकर बेख्तियार मुस्कुरा रही थी। काफी देर तक शागिल टहलता रहा, लेकिन फिर मुड़ा और कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद कमरे में एक कर्नल दाखिल हुआ तो वो सब चौंक पड़े, लेकिन उस कर्नल ने मेज पर मौजूद गद्दा उठाया और तेजी से वापस चला गया, इसलिए उससे पूछने का शागिल को वक्त ही न मिला था। बहुत देर हो गई है, अभी तक उनकी वापसी नहीं हुई। अरे हाँ, ओ शागिल बात करते करते एक बार फिर चौंक कर उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ है? रेखा ने हैरान होकर कहा। दस्तखत करने के लिए तो इमरान के हाथ आजाद करने होंगे। ओ तो इसीलिए उसने ये चक्कर चलाया है। वेरी बैड, मुझे खुद वहां जाना होगा, अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, शागिल ने कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ गया।